हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट ईयर लेक्चरर इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ था उसके ग्रामर के क्वेश्चन देखिए, आप किसी भी तरह की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी तरह के एग्जाम्स में ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम में इंग्लिश लेक्चरर के जो एग्जाम था उसमें ग्रामर के किस लेवल के क्वेश्चन आए थे वो देख लीजिए। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन होगा एक आपका अच्छा सा। ठीक है, चलिए फिर सारे जो टॉपिक है ना ग्रामर के उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा कि उसको आपको कैसे सॉल्व करनी चाहिए इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और देख लीजिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन थे और उनको आपको कैसे सॉल्व करने चाहिए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमने इसके पहले वीडियो में 1 से 20 तक के क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम 21वां नंबर से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, पिक आउट द फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंसेस। ये नीचे दिए हुए सेंटेंस है, देख लीजिए, उसमें फाइनाइट वर्ब आपको निकालना है। वर्ब के क्वेश्चन है ना, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, दो तरह के वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? जो किसी भी सेंटेंस में अपना शुरू जो मेन वर्ब होता है ना हमारा, वही हमारा फाइनाइट वर्ब होता है और उसके बाद और जो वर्ब्स आए होते हैं उनको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब ना 3 तरह के होते हैं, मैं बता दूं। ठीक है, इन्फिनिटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल भी 3 तरह के होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब के डिवीजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल आपको पूछा गया है फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या हो गया? स्टूड हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर नॉन फाइनाइट पूछता तो वो सैल्यूट होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, कैट्स कैच माइस एंड डॉग्स कैच माइस। दो इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ये बोला गया है कि चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग एलिप्सिस, है ना, एलिप्सिस ऑफ द अंडरलाइन पोर्शन। देखो जो अंडरलाइन पोर्शन है ना क्वेश्चन में, उसमें से किसको हम इस सेंटेंस से हटा सकते हैं वो पूछा गया है। एलिप्स करना मीन्स उसको गायब कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कैट्स एंड डॉग्स कैच माइस, है ना, इसको हम हटा सकते हैं ये वाला पोर्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इंसर्ट अ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, उसमें से इस सेंटेंस में क्या आएगा? ठीक है, इस सेंटेंस में क्या आएगा देखेंगे आप। ही बिकेम पर्सनल असिस्टेंट द ब्लैंक द मैनेजर डायरेक्टर। ही बिकेम पर्सनल असिस्टेंट ब्लैंक द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पर ना ही बिकेम पर्सनल असिस्टेंट बाय मैनेजिंग डायरेक्टर की, टू की, विथ की, फॉर। तो इस तरह के क्वेश्चन में बता दूं, ही बिकेम पर्सनल असिस्टेंट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। वह किसका मैनेजिंग डायरेक्टर? वह मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या बना? पर्सनल असिस्टेंट बना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आता है टू। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये इसमें क्या आया था, यहाँ पर सब देख रहे होंगे। द लॉयन वॉज वुंडेड बट नॉट किल्ड। ऐसा एक क्वेश्चन है ना। द लॉयन वॉज वुंडेड बट नॉट किल्ड। जो शेर था ना वो घायल था लेकिन मरा हुआ नहीं था। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो। नीचे ना 2 ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया इस सेंटेंस का। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है ये आपको पूछा गया है। दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? तो देखिए क्या क्या है। पहला, द लायन वॉज नॉट किल्ड ऑल्दो ही वॉज वुंडेड। शेर मरा नहीं था हालांकि वह घायल था। सही है ना। ठीक है, शेर मरा नहीं था हालांकि वह घायल था, वो सेंटेंस को सही सही कर रहा है जो ऊपर सेंटेंस है उसको। तो ये तो सही हो गया। दूसरा देखिए, ऑल्दो द लायन वॉज वुंडेड, हालांकि शेर घायल था, ही वॉज नॉट किल्ड, लेकिन वो मरा हुआ नहीं था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों जो सेंटेंस है वो ना सही इसको डिनोट कर रहा है या डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण से इसका ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट क्या होगा इसको पूरा करने के लिए। अ मॉडेस्ट पर्सन डज नॉट बोस्ट हिज अचीवमेंट। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स के साथ जो प्रीपोजिशन की कॉम्बिनेशन होती है, फ्रेजल वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन की जो कॉम्बिनेशन होती है उसको बताया गया। तो बोस्ट ऑफ या बोस्ट अबाउट, बोस्ट ऑफ या बोस्ट अबाउट दोनों का मतलब होता है डींग हाँकना या अपने खुद की बड़ाई करना। ठीक है, तो एक ईमानदार जो आदमी होते हैं वो अपनी अचीवमेंट का खुद ही बड़ाई या नहीं करते या ढींग नहीं हाँकते। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा इधर ए या बी, दोनों में से कोई भी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे हुए वही है फिर से, है ना। क्या बोले गए, इफ़ यू आर सीरियसली इल, अगर आप सीरियसली बीमार हैं, यू विल हैव टू गो टू ब्लैंक हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ पर ना आपको आर्टिकल फिल करना है, ए आएगा, एन आएगा, कि द आएगा, कि नो आर्टिकल आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन बहुत होती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ज़्यादातर बच्चे इसमें द लगाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। माई फादर प्लान्ड ऑल दिस हाउसेज एंड माई ब्रदर बिल्ड ऑल दिस हाउसेज। यहाँ पर फिर से वही इलिप्स करना है। इलिप्स करना मीन्स क्या बताया था मैंने, उसको किस सेंटेंस को, किस हिस्से को हम गायब कर सकते हैं और उसके बिना भी हमारा वाक्य सही रहेगा। तो देखो माई फादर, ये दोनों दो बार आया है, ऑल दिस हाउसेज, तो दोनों में से एक को हटाना है भाई। तो कौन सा हटेगा, माई फादर प्लान्ड एंड माई ब्रदर बिल्ड दिस ऑल दिस हाउसेज। मेरे फादर प्लान्ड और माई ब्रदर बिल्ड, तो इतना सेंटेंस सही हो जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं। तो फर्स्ट वाला हम हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। अगर आप ना हार्ड वर्क करते हैं आप एग्जाम पास कर लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव एक्सप्रेस द अबव सेंटेंसेस इन रिजेक्टेड कंडीशन। ऊपर लिखे हुए सेंटेंस को ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रिजेक्टेड कंडीशन में अप्लाई करता है। रिजेक्टेड कंडीशन मतलब अगर आप ऐसा किए होते तो ऐसा होता, मतलब वो सिचुएशन रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पर फ्यूचर में पूछा गया, देखो अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप पास हो सकते हैं, लेकिन रिजेक्टेड कंडीशन क्या होती है, वो टाइम निकल गया, अगर आप पढ़े होते ना तो आप पास हो जाते, ऐसा पूछा जाएगा। तो वैसा कौन सा है देखो, तो ऑप्शन नंबर ना 4 अगर आप देखेंगे, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, पास्ट टर्म रहेगा भाई, आप निकल गए मतलब पास्ट टर्म में रहेगा ना। इफ़ यू स्टडीड हार्डर, अगर तुम ना क्या किए रहते, बहुत अच्छे से पढ़े रहते, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। वुड हैव है ना, ये मेन चीज़ है, ऐसा हुआ होता, वुड हैव मतलब ऐसा हुआ हुआ था, तो यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन पास कर लिए होते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ही बिगेन हिज स्पीच नर्वसली, हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग। उसने अपना स्पीच ना नर्वसली शुरू किया और उसका जो आवाज़ था ना वो कैसा हो रहा था, ट्रेम्बलिंग, काँप रहा था। द सब्जेक्ट ऑफ द नॉन फाइनाइट क्लॉज इन द अबव सेंटेंस इज। नॉन फाइनाइट क्लॉज के सब्जेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, नॉन फाइनाइट क्लॉज का सब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था नॉन फाइनाइट क्लॉज क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो ट्रेम्बलिंग है, ट्रेम्बलिंग वो नॉन फाइनाइट वर्ब है और वो नॉन फाइनाइट क्लॉज का एक हिस्सा हो गया, तो यही इसी का सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ट्रेम्बलिंग का, कौन काँप रहा था, हिज वॉइस, कौन, हिज वॉइस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि जो हिज वॉइस है इस सेंटेंस में वो इस ट्रेम्बलिंग का सब्जेक्ट है। ये तो फिर वर्ब हो गया, ट्रेम्बलिंग वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। इन 1, 2, 3 और 4 सेंटेंस दिया है, इस चारों में कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला, इट इज़ अ 10 माइल्स वॉक। दूसरा, इट इज़ 1.5 मिलीमीटर इन लेंथ। ही इज़ सीनियर टू मी और ही इज़ जूनियर देन मी, सॉरी ही इज़ सीनियर देन मी, ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे, फर्स्ट देखिए, इट इज़ अ 10 माइल्स वॉक, है ना, 10 माइल्स वॉक। तो 10 है भाई, क्या है, 10 है, तो जो ये जो माइल्स होती है ना, जो दूरी बताते हैं, तो ये 10 माइल, 11 माइल, कुछ भी हो, 10 माइल्स नहीं होता बल्कि माइल बस होता है, ठीक है। यहाँ पर एस नहीं लगेगा माइल्स में, तो 10 माइल वॉक हो जाता, इट इज़ अ 10 माइल वॉक, तो ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, इट इज़ 1.5 मिलीमीटर इन लेंथ। ये जो मिलीमीटर है ना, एक से ज़्यादा हो गया मतलब हम मिलीमीटर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिलीमीटर्स। तो 1.5 हो गया, एक से ज़्यादा हो गया तो मिलीमीटर्स होता, एस लगता, तो यस नहीं लगा, ये भी गलत। तीसरा, ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है ना, तो ये सही है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं सीनियर जूनियर तो टू का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाँ, ये सही है, पहला ये 3rd नंबर वाला सही है। चौथा अगर देखेंगे, ही इज़ सीनियर दैन मी, तो ना इस तरह के कंपैरिजन में ना सीनियर या जूनियर वाले में प्रीफर वर्ड एक और होता है, आई वुड लाइक टू प्रीफर कॉफ़ी टू टी, है ना, तो उस कंडीशन में भी टू लगता है। प्रीफर, सीनियर जूनियर, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें देन नहीं लगता बल्कि टू लगता है। तो सही आंसर सिर्फ एक हो रहा है, 3rd नंबर वाला, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओनली 3rd इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 में। चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ पंक्चुअलेशन इज करेक्ट। दोनों में हमको किस सेंटेंस को चुनना है जिसमें पंक्चुलेशन करेक्ट हो। पंक्चुलेशन का मतलब होता है मात्राएं जो होती है ना वो सही सही जगह में लगा है कि नहीं, वही कहलाता है पंक्चुलेशन मार्क्स। तो ना
आप अगर देखेंगे तो दोनों सेंटेंस में ना जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो प्रॉपर सभी जगह में लगा है। इस कारण से 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विथ नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। जो रिलेटिव क्लॉज है ना फ्रेंड, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज और दूसरा होता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। उसको अच्छे से हम वीडियोस में देखेंगे आगे आने वाले, ठीक है, ग्रामर में। तो ये इसकी पहचान कैसे करेंगे, किसको रिस्ट्रिक्टिव बोलेंगे और किसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव बोलेंगे, है ना। तो एकदम सिंपल सी है, जिस सेंटेंस में ना कॉमा लगा होता है, जिस सेंटेंस में कॉमा लगा होता है वो होता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, जिस सेंटेंस में, मैं बता दूं, याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में कॉमा लगा होता है वो वाला जो सेंटेंस होता है वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है, और बिना कॉमा वाले होते हैं वो रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। तो देखेंगे पहला और तीसरा में कोई कॉमा नहीं है, तो ये तीसरा दोनों क्या है, रिस्ट्रिक्टिव है, और दूसरा और चौथा में क्योंकि कॉमा है वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव पूछा है, तो देखिए ऑप्शन में दूसरा और चौथा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी जैसे आप देखेंगे तो उसमें है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और चौथा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। ही लेफ्ट अस टू पे द बिल, ही लेफ्ट अस टू पे द बिल, उसने हमको बिल पे करने के लिए छोड़ दिया। चूज द सेंटेंस इन विच द पंक्चुएशंस आर करेक्टली यूज्ड फॉर अबव सेंटेंस। फिर इसमें भी फिर से पंक्चुएशन पूछा गया है, तो देखेंगे अब आप देखेंगे तो ऐसा पंक्चुएशंस तो नहीं आता है ना, ये डेज भी नहीं आएगा, और इसमें तो कोई पंक्चुएशन, हाँ यहाँ पर है ये, लेकिन यहाँ पर कॉमन ही है, तो इसमें ना सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ही लेफ्ट अस, है ना, उसने हमको छोड़ दिया, किस क्या करने के लिए छोड़ दिया, टू पे द बिल, बिल पे करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को। द मोन ऑफ डव्स इज इमेमोरियल एल्म्स एंड ममरिंग ऑफ इमेमोरेबल बीज। तो यहाँ पर ना फ्रेंड क्या पूछा गया है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है। क्या पूछा गया, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो होती है, हम हिंदी में जो अलंकार पढ़ते हैं ना, उसके टाइप्स जो होते हैं ना, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सारी चीज़ें, उसी को ना इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। अलग अलग टाइप से होते हैं, 8 से 10 हम इसको वीडियोस में समझाएंगे अच्छे से। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बोला गया, तो ना इसमें ध्वनि का बार बार क्या हुआ है, आया है ध्वनि बार बार। तो ऐसे जो क्या होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें बार बार, या ऐसे कोई शब्द होता है जिसमें बार बार ध्वनि का पुनरावृत्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं पता है, उनको बोलते हैं ऑनोमेटोपिया। ठीक है, तो ऑनोमेटोपिया इज करेक्ट आंसर, ऑनोमेटोपिया। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पीजी वाइज। पीजी वाइज सही इसमें कौन सा, मैं देखो, द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शन। जो इन्विजिलेटर थे वो इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा द इंस्ट्रक्शन वॉज बिंग रीड आउट बाय द इन्विजिलेटर। अब ये कहाँ है, ढूंढो, है ना। द 35 का सही आंसर है द इंस्ट्रक्शंस वर बींग रीड आउट बाय द इन्विजिलेटर। अब क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक एग्जांपल था, याद रखेंगे आप, कंटिन्यूस टेंस में ना बिंग लगा के हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो बिंग तो सिर्फ इसी पे बस लगा है कि नहीं, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 36 में चलते हैं फ्रेंड्स। चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो आप, या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। ऐसा ऑप्शन चुनिए जो इसके डायरेक्ट स्पीच को शो करता हो। ही कॉल्ड अपॉन हीवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टिल। उसने क्या किया, उसने एक ऐसा, तो इसका सही आंसर होगा, मैं बता दूं, 36 का ऑप्शन नंबर ए, है ना। सो हेल्प मी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक एग्जांपल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो पूरा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, तभी वो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा या भगवान से, आई विल नेवर स्टील अगेन, मैं फिर से चोरी नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। इवन इफ ही इज़ ओल्ड ही इज़ एबल टू डू अ ग्रेट डील ऑफ वर्क। हालांकि वह गरीब है, या गरीब होने के बावजूद भी वह अच्छे अपने जो सारे काम हैं वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो द अबव सेंटेंस कंटेन्स, जो ये सेंटेंस है वो क्या कंटेन करते हैं, या उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा ग्रामर रूल है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन हो रहा है क्या, उसमें तुलना हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई।
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशन है ये हो सकता है कॉन्सिक्वेंस, है ना, लेकिन सही आंसर इसका ये होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन, ठीक है। उसमें सपोज या कंसेशन, जब भी इवन इफ बताया जाता है, मैं बता दूं इवन इफ, तो वो होता है एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज का सपोजिशन या कंसेशन वाला टाइप होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगर आप लेक्चरर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लेक्चरर इंग्लिश की हम प्रिपरेशन आगे आपको बहुत अच्छे से सारे ग्रामर को लास्ट एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आए थे उसके पैटर्न में समझाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। इन द एक्सप्रेशन अवर फर्स्ट अपार्टमेंट, अब इस पार्ट्स में ना क्या पूछा गया, फर्स्ट इज, जो फर्स्ट वर्ड आया है ना वो क्या है, ये वाला, ये क्या है भाई, प्री डिटरमाइनर है, सेंट्रल डिटरमाइनर है, पोस्ट डिटरमाइनर है कि कुछ भी नहीं है। तो देखिए प्री, देखो यहाँ पर ना डिटरमाइनर दो है, कौन कौन सा है, एक हो गया फर्स्ट और एक हो गया अवर, दोनों डिटरमाइनर जो ग्रामर है उसको डिफाइन कर रहे हैं, दोनों है। तो यहाँ पर जो पहला डिटरमाइनर आ गया, ठीक है, जो पहला डिटरमाइनर आया है उसको हम बोलेंगे प्री डिटरमाइनर, है ना, पहला डिटरमाइनर आया है उसको प्री डिटरमाइनर, उसको बाद आया है उसको पोस्ट, प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट। तो जो फर्स्ट है वो क्या होगा बताइए, फर्स्ट होगा पोस्ट डिटरमाइनर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चुनिए कौन सा सही है। तो 39 का सही ऑप्शन होगा, मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, इफ़ यू विल पे फॉर द ब्रेड आई विल पे फॉर द मिल। अगर आप ब्रेड के लिए पे करेंगे तो मैं उस मिल जो हमारा खाना है उसके, सॉरी मीट के लिए पे करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया सही आंसर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। नीचे लिखे हुए कौन से पार्ट्स में एरर है ना, फाइंड एरर वाला क्वेश्चन है। तो इसके ना मैं फ्रेंड्स बता दूं, पहला वाला जो ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड, उसमें एरर है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब को ऐसे शुरू से ही बिना कोई सब्जेक्ट के नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये कुल 40 प्रश्न हुए हैं लेक्चरर इंग्लिश लास्ट ईयर के जो एग्जाम हुआ था उसका। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आप अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, चैनल में न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे सारे क्वेश्चंस आपको लगे और इसको समझाने का जो तरीका था वो कैसे लगा। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।